मोदी सरकार तो आदिवासियों के लिए डिस्ट्रक्शन ही लाई है, विनाश ही लाई है। आज की सरकारें हमारे जंगलों में घुसी है, तो हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे जंगलों में आते हो तो हम आपके शहरों पे कब्जा कर लेंगे। अगर आदिवासियों को बचाना है तो आपको जल जंगल को बचाना पड़ेगा, और जल जंगल जमीन को बचाना है तो आपको आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर बताया गया कि विकास हो रहा है। आदिवासियों को आश्वासन दिया गया कि इसमें उनकी भी भलाई है, क्योंकि जब विकास की गंगा बहेगी तो कुछ पानी आप उसमें से इस्तेमाल कर पाएंगे। विकास की गंगा मतलब कॉर्पोरेट विकास या इस तरह सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड विकास तो होता रहा है, उसमें आदिवासियों के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं नसीब हुआ। यानी जब वो छोटी मोटी दुकानें लगा करके वहां पर किसी तरह से रोजगार करना चाह रहे थे तो उसे भी अब तोड़ दिया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मोदी सरकार के इस विकास में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो विकास है वो कॉरपोरेट का विकास है, ये जो विकास है सरकार और कॉरपोरेट के नेक्सस का विकास है। इन्हीं मुद्दे पर लगातार वहां पर काम कर रहे गुजरात राजस्थान में तमाम आदिवासी संगठनों के साथ जुड़कर काम कर रहे राज वसावा जी से हम बात करते हैं कि वहां पर क्या हालत है। सबसे पहले मैं बोलता हिंदुस्तान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका हिंदुस्तान है वही बोल रहा है, बाकी का जो हिंदुस्तान है वो आज भी गूंगा और बहरा है। क्योंकि आज में पूरे देश में जो हालात है, इतने बड़ा जो आदिवासियों का एक समुदाय है उसको विस्थापित किया जा रहा है, किया गया है ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट के तहत। चाहे आप नर्मदा डैम देख लीजिए, अदर डैम देख लीजिए, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट है उसके तहत हजारों लाखों आदिवासियों को ऑलरेडी विस्थापित कर दिया गया है। और ये जो अभी आपने जो कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो 3000 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट नहीं है, उसका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 9,500 करोड़ रुपए, 9,500 करोड़ रुपए। और उसमें से ज्यादातर जो अमाउंट है वो ट्राइबल की ग्रांट से यूज किया गया है। कहने का हमारा ये मकसद है, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म स्थान है वहां पर आप करें। 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ वहां पर जो आपको जमीन लेनी है वहां पर लेकर आप स्टैच्यू बनाइए, वहां पर उसको डेवलप कीजिए। या किसी डेजर्ट में या जहां पर कोई जनजीवन नहीं है वहां पर आप डेवलप कीजिए। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसने समंदर में यूएसए ने वहां पर एस्टेब्लिश किया है। तो आप किसी एक स्टैच्यू के लिए, एक मॉन्यूमेंट के लिए 72 गांव के आदिवासियों को करीबन 70,000 जो परिवार है, 70,000 परिवार को उन्होंने विस्थापित किया है। 70,000 परिवारों को विस्थापित तो किया है, लेकिन जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो सरदार सरोवर डैम के लिए मतलब कि उसकी वजह से 500 से ज्यादा आदिवासी गांव विस्थापित हुए हैं। उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी वो फाइट कर रही है रीएम्बर्समेंट के लिए। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं दिखाया जा रहा है कि छोटी मोटी दुकानें जो आदिवासी समाज के लोग खोले थे उनको भी तोड़ दी गई और वहां से हटाया जा रहा है। क्या क्या वादा किया गया था? कुछ बताया गया था कि विकास में आपकी भी भागीदारी होगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, ये जो एरिया है वहां पर जो जमीनें ली गई उनको पहले ऐसा कहा गया था कि अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बनता है तो यहाँ का जो विस्तार है उसका डेवलपमेंट होगा, आदिवासियों का मतलब डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसे ये स्टैच्यू का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे करके आदिवासी जो वहां पर थोड़ा ठेला या जो लारियां और जो भी लगा के वहां पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे उनको हटा दिया गया। अच्छा, पहली बात यह है कि जो सरदार सरोवर निगम है, निगम ने ये ऑर्डर दिए जबकि उनके पास कोई पावर नहीं है ये इस तरह का ऑर्डर करने के लिए। या तो गांव पंचायत कर सकती है या जिला पंचायत कर सकती है या गवर्नमेंट गुजरात कर सकती है, लेकिन ये एक निगम ने इनको मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया, बोले कि आप इनको हटा लो। करीबन 150 से ज्यादा जो लोग परिवार थे उनके जो मतलब जिंदगी का जीने का जो सहारा था वो छीन लिया गया है। आज वो लोग भीख मांगने के लिए वहां पर मजबूर है और आज के दिन कई सारे आदिवासी वहां पर कटोरा लेकर मोदी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपने हमको भिखारी बनाने के लिए यहाँ पर भेजा है या ये प्रोजेक्ट लाए हैं तो हम भिखारी बन चुके हैं, आप हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर ही भीख दे दीजिए। मूर्ति के पीछे जो मानसिकता है खासकर मीडिया कवरेज की, उस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश इसका गवाह बना जब
मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार पाती हैं तो उन्होंने तमाम उन दलित, पिछड़े, आदिवासी नायकों की, तमाम बहुजन समाज के नायकों को वहां पर स्थापित किया, ये बताते हुए कि उनका क्या योगदान है। यानी इस देश में जिस तरह की चीजें नहीं पढ़ाई और बताई गई, जिनके इतिहास मिटाने की कोशिश हुई, वो किया गया। तब भी मीडिया ने जमकर इस तरह से कवरेज किया कि मूर्तियों पर पैसा खर्च करना पैसे की बर्बादी है। ये चीज बड़ा स्पष्ट किया गया, कैंपेन चलाया गया। दूसरी तरफ गुजरात में मूर्ति बनाई जाती है, आप तो कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ के आसपास का वो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्शन दूसरी तरह से होता है। जैसे कि एक ऊंची सी एक सिंबॉलिक मूर्ति से ही सारे विकास के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप लोग समझ पाते हैं कि ये जो मूर्ति को लेकर भेद है और जो मूर्ति के पीछे कवरेज के पीछे मीडिया का जो खेल है, उसे आप समझ पाते हैं? क्या हम जानना चाहेंगे? देखिए, आज की तारीख में इस देश को मूर्ति की जरूरत नहीं है। आज हमारे लाखों बच्चे मतलब कुपोषण से पीड़ित है। हमारी कई महिला बहनें, बेटियां, उनके जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए 9%, 11%, वो कई ज्यादा महिलाओं में वो बहुत कम है। आज भी माताएं मतलब डिलीवरी के टाइम पे उसकी मौत होती है, या तो बेबी की मौत होती है या उसकी माँ की मौत होती है। कई सारे बच्चे हमारे आज भूखे सोते हैं हर सड़कों पर, अनाथ है, जिनके पास घर नहीं है। वहां पर इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करने का क्या मतलब है? यहाँ पर जिंदा लोगों की कदर होनी चाहिए, वहां पर आप मूर्तियों की कदर करते हो। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अगर जिंदा होते तो वो भी कहते कि नहीं, मुझे ये स्टैच्यू नहीं चाहिए, वो पैसा आप किसी के डेवलपमेंट में सही जिसको जरूरत है उनके अपलिफ्टिंग के लिए आप उसको यूज कीजिए। मायावती जी ने जो सरकार उनकी खोई थी वो स्टैच्यूज की वजह से खोई थी। उस टाइम पे उन्होंने ऐसा माहौल किया था कि ये स्टैच्यू की जरूरत नहीं है, तो करीबन चलो उन्होंने 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ जो भी उन्होंने स्पेंड किया, इससे तो ये कई गुना ज्यादा ये कॉस्टिंग ये स्टैच्यू के पीछे मीडिया क्यों भेद कर रहा है? मैं ये कह रहा, उधर जो दलित पिछड़ों के आइकन्स हैं उनकी मूर्ति स्थापना पर मीडिया कहता है कि पैसे की बर्बादी है। इधर क्या सरदार पटेल की मूर्ति से सच में विकास की गंगा बह रही है क्या उधर? आज की तारीख में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ आपका जो बोलता है हिंदुस्तान वही बोलता है, बाकी सब गूंगे हैं, बहरे हैं। मीडिया का आज रोल ऐसा है कि उनको कहाँ पे टीआरपी मिलती है, वो जो जनजीवन है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े नहीं रहे। आज इतना बड़ा इश्यूज है। अभी आदिवासी की बात करूँ, ये जो 22 लाख परिवारों को एविक्शन का जो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उस वक्त भी शायद आपका जो चैनल है उन्होंने अच्छी तरह से कवर किया था, या एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने एक छोटा सा बाइट कवर किया था। बाकी किसी भी चैनल ने उसको हाईलाइट में भी उन्होंने वो हमें जिम्मेदारी सी लगती है जब 1 करोड़ मूल निवासियों को इस तरह से विस्थापित कर देने का आदेश हो, तो वो हमें जिम्मेदारी सी लगती है। अच्छा, उस पर भी हम आते ही हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा मामला है और वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसे सिर्फ स्टे लिया गया था सरकार की तरफ से। अभी उसमें क्या अपडेट है? अभी एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि भाई जंगल या जो भी मिनरल्स एरिया है, मिनरल्स जहाँ पर दबे हैं, वो ज्यादातर एरिया आदिवासियों के अंडर में है। जब तक आदिवासी वहां पर बसे हुए हैं वो मिनरल्स को या वो फॉरेस्ट को वो कैप्चर नहीं कर सकते। मोदी गवर्नमेंट का एक ही मोनोपोली है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसको ये सारी चीजें उनको मुफ्त के दाम में दे देना, फिर आदिवासियों का जो भी हो। अभी नेक्स्ट मंथ में शायद उसका हियरिंग है, और हमें डर वही है कि इतना बड़ा आदिवासियों का समुदाय के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपके जो मेन्यू है वहां पर आदिवासियों का नाम तक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ आप बहुजन की बात करते हो, बहुजन में आदिवासियों को आप काउंट क्यों नहीं करते? इतना सेंसिटिव इश्यू यूपी में हुआ था, मैसेकर हुआ था सोनभद्र वाला, वहां पर उस टाइम पे भी किसी ने इतना एक्टिविटी मतलब जो रिएक्शन देना चाहिए किसी भी मीडिया ने नहीं दिया था, और वो आज खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पर उनका विनाश ही हो रहा है। या चाहे मोदी गवर्नमेंट हो या उसके पीछे की पहले की कोई भी गवर्नमेंट हो, आदिवासियों को कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला। एक और मामला अभी रिसेंट का ही चल रहा है, इसलिए हम उसे भी जोड़ लेते हैं। मेधा पाटकर 7-8 दिनों से लगातार भूख उपवास कर रही है। मामला है कि जो नर्मदा घाटी से जुड़े लोग हैं उनको विस्थापित होने का, क्या नर्मदा वाली समस्या का भी समाधान कुछ लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि वो एक लंबे समय से चल रहा मूवमेंट है। मैं वही कह रहा हूँ, इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि कांग्रेस के शासन में सरदार सरोवर डैम का निर्माण हुआ। सरदार सरोवर डैम का जब निर्माण हुआ तो मैंने बोला 500 से ज़्यादा आदिवासी गांव डिस्प्लेस्ड हुए। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट्स के आदिवासी विस्थापित हुए। मेघा पाटकर जी एक आइकन है, वो आदिवासी जो विस्थापित हुए उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो लड़ाई है उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
ये हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ये मूवमेंट को आप चलने दे रहे हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन के लिए नहीं, बस अपनी रोजी रोटी चलती रहे उसके लिए, वो खुद हाईलाइट होती रहे, इसीलिए ये सब चल रहा है। बाकी आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी एक मंच पर आएंगे और वो कुछ मूवमेंट करेंगे, सरकार के सामने मोर्चा खोलेंगे, चाहे वो गांधीनगर हो या चाहे दिल्ली हो, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि आज की सरकारें हमारे जंगलों में घुसी है, तो हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे जंगलों में आते हो तो हम आपके शहरों पर कब्जा कर लेंगे। अंबानी, अडानी और तमाम उद्योगपतियों का शहरों में बड़ा क्रेज होता है। सभी लोग देखते हैं ये वीडियोज, ये इंटरव्यू। शहरों में बताया जाता है, खासकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट लाइन के छात्रों को, कि विकास का मतलब होता है कॉरपोरेट। आप भी पढ़े लिखे हैं और देश विदेश की तमाम शिक्षाओं में बेहतर उपाधियां पाने के बाद आप बताइए, इस नई जनरेशन को बताइए कि तुम्हारे विकास में हमारा क्या है और हमारे विकास में तुम्हारी क्या सोच है। इस पर आप कुछ स्पष्ट करना चाहें नई जनरेशन को। मैं नई जनरेशन को तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट या विकास, अगर आप जिंदगी जीने के लिए आपकी जो नेसेसिटी है, चाहे प्योर ऑक्सीजन हो, पानी हो या खाना हो, ठीक है, मतलब आप आराम से जी सकते हो, और अपनी जो लग्जरियस लाइफ में नहीं कहूंगा, लेकिन जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, अगर वो आराम से जी सकते हो तो वो आपका डेवलप है। पहले आदिवासी जंगलों में रहता था, वो जंगल के जो प्रकृति की जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको डेली यूज के लिए वो यूज करता था, मतलब कि वो प्रकृति को नुकसान नहीं करता था। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम डेवलप जरूर करेंगे, आप बिल्डिंगें बना लीजिए, लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट या जो दूसरे संसाधन है उसको नुकसान मत पहुंचाइए। दुनिया के दूसरे देशों ने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, लेकिन वो प्रकृति या हमारे जो इंटेलेक्चुअल पीपल है वो ये कहते हैं कि भाई प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो वो इनडायरेक्टली, आज देखिए ना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली आप सब मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, लेकिन वो आफ्टर ऑल इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलप कीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप कुछ सालों बाद या कुछ पर्टिकुलर जनरेशन के बाद आप अपनी पृथ्वी को ही खत्म कर। बिल्कुल आखिर में बातचीत के, जी, मोदी सरकार के लगभग 6 साल हो गया। जी, मोदी सरकार को किस तरह से देखते हैं? आदिवासियों के लिए मोदी सरकार थोड़ी बहुत राहत की रही या और मुसीबतें बढ़ा दी? मोदी सरकार तो आदिवासियों के लिए डिस्ट्रक्शन ही लाई है, विनाश ही लाई है। क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हमारा जो ट्राइबल का जो सबलान का जो ग्रांट आता था वो पूरा उन्होंने अपने मार्केटिंग के लिए लगा दिया। जब वो केंद्र में उन्होंने सरकार बनाई है तो पहले अनुसूची 5, अनुसूची 6 का थोड़ा बहुत भी अमलवारी पूरे देश में हो रहा था, वो सब खत्म हो गया है। और आज आदिवासियों को इतने सारे नए नए प्रोजेक्ट के तहत वो विस्थापित करने के लिए वो नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे नेशनल कॉरिडोर हो, भारतमाला प्रोजेक्ट, वो सारे ट्राइबल बेल्ट से आते हैं। और जो दूसरे मिनरल्स के जो प्रोजेक्ट्स वो लोग आने वाले फ्यूचर में ला रहे हैं, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समझ लीजिए, ऐसे कई सारे जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आदिवासियों के लिए विनाश लेकर ही आए हैं। और हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर आदिवासियों को बचाना है तो आपको जल जंगल को बचाना पड़ेगा, और जल जंगल जमीन को बचाना है तो आपको आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। तो मोदी सरकार हमारे लिए कोई भी राहत वाली कोई भी पैकेज या कोई भी नीति, हमारे लिए पॉलिसी उन्होंने बनाई नहीं है। और हमें लग रहा है कि हम ये शायद हमारा आदिवासी समुदाय का एक जो एंड है उस तरफ हम जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम वो बातें बताने के लिए कि जिसे हम लोग विकास देखते हैं दरअसल वो किसका विकास है। जिस विकास की हम लोग बात करते हैं उस चर्चा से कौन गायब है? जिस जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार जिनका है वो कहां पर हैं? इन चीजों को मिस कर देने में कम से कम इस हिंदी बेल्ट में आदिवासियों की कम समझ होने वाले लोगों को विशेष रूप से काम करना चाहिए और ये समझ पैदा करनी चाहिए कि जिसे हम विकास कह रहे हैं वो किसकी नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा कर किया जा रहा है। धन्यवाद।